Hi everyone. So we are going to discuss the chapter second of the fluid mechanics, that is the pressure and its measurement. आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रेशर और उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली जो बात हमने यहां पे करनी है, हमने बात करनी है कि प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक लॉ, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास आएंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जिसमें मानोमीटर आता है। मानोमीटर में हमारे पास पीजोमीटर आता है, सिंपल मानोमीटर्स आते हैं, डिफरेंशियल U2 मानोमीटर्स आते हैं, और हमारे पास कुछ मैकेनिकल गेजेस भी होते हैं जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है, किसके बराबर होता है ये। तो प्रेशर का मतलब ही होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। जब हम प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं, हम लिखते हैं कि नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। So that is the definition of what? Hydrostatic pressure. तो इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this definition? कि normal force exerted by fluid per unit area, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज अगर मेरे पास कोई भी फ्लूइड है, मेरे पास, और अगर कोई सरफेस, आई विल से दिस इज सम सरफेस इंसर्टेड इन द वॉट, ये एक सरफेस यहां पे इस फ्लूइड में है। इस फ्लूइड की वजह से इफ दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया ऑफ दिस, जो भी इसमें सरफेस है इसमें, तो ये फ्लूइड जो इसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर ये फ्लूइड रेस्ट में है, इफ दिस फ्लूइड इज इन द रेस्ट, तो क्या होगा कि ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑन द सरफेस, ऑन दिस एरिया, ये हमेशा नॉर्मल होगा, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। जो फोर्स है, it will act perpendicular to the surface on which it is acting। जिस सरफेस पे ये एक्ट कर रहा है उस पे ये क्या होगा, इस पे ये 90 डिग्रीज एंगल बनाएगा, दिस फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो अगर हम इसको P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एंड दिस फोर्स इज व्हाट, इट इज प्रेशर फोर्स। Pressure force means the force exerted by the fluid, and this is the area, cross sectional area, and P is pressure or pressure intensity. This is the pressure or pressure intensity. अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने बताया है, what is the unit of force, that is Newton, what is the unit of area, that is meter square, that is Newton per meter square। इसी चीज को हमने बार बार बोला है, दिस इज कॉल्ड एज पास्कल, दिस इज पास्कल। और ये इसका एसआई यूनिट है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम एमकेएस सिस्टम में लिखते हैं, उसका क्या बनेगा, दिस इज द एसआई यूनिट। एमकेएस में न्यूटन का बन जाता है किलोग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, आप मीटर स्क्वायर को, तो ये बनेगा केजीएफ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ व्हाट, प्रेशर, केजीएफ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इससे बड़े यूनिट्स की हम बात करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट, इट इज पास्कल। अगर हम बड़े यूनिट्स को देखते हैं, सो वी कैन राइट किलो पास्कल, केपीए,
किलो पास्कल कितना होता है? इट इज 10 पावर 3 पास्कल, 1000 पास्कल। और 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल वो किसके बराबर होता है? इसको हम लिखते हैं एमपीए। इट इज 10 पावर 6 पास्कल, 10 पावर 6 पास्कल। इसके अलावा हमारे पास दो और यूनिट्स है इसके, दैट इज 1 बार। 1 बार ऑफ प्रेशर कितना होता है? इट इज 10 पावर 5 पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल। 1 2 3 4 5 पास्कल। और अगर इसी को हम किलो पास्कल में लिखेंगे, इट विल बी 100, ये वाला किलो में कन्वर्ट होगा, किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। फॉर व्हाट? 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, और यू कैन राइट 10 पावर 5 पास्कल। और इस एक और यूनिट जो है हमारे पास, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर कितना होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? दैट इज 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल। और इसको अगर हम किलो पास्कल में चेंज करेंगे, यहां पे पॉइंट आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल। दिस इज व्हाट? दिस इज 1 एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? दैट इज 101,325 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट इन किलो पास्कल, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। और दिस वाज अबाउट द प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है। सो प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। और हमेशा जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो क्या होता है कि ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सर्ट करता है। इट मेक्स 90 डिग्री विद द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सरफेस। और P किसके बराबर है? इट इज F अपॉन A। F इज द प्रेशर फोर्स, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड P इज द प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी। तो अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने पहले ही बताया है, ये क्या होता है? इट इज पास्कल। सो इट इज द एसआई यूनिट। और अगर हम एमकेएस सिस्टम में, एसआई यूनिट में ये है, अगर एमकेएस सिस्टम में देखेंगे तो न्यूटन का आएगा केजीएफ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बड़े यूनिट्स की बात करते हैं, किलो पास्कल 10 पावर 3 पास्कल के बराबर होता है, दैट इज 1000 पास्कल। 1 मेगा पास्कल इज 10 पावर 6 पास्कल। एक बार प्रेशर कितना होता है? दैट इज 10 पावर 5 पास्कल और 100 किलो पास्कल। एंड 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 101,325 पास्कल, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन हमने पहले ही बताया है प्रेशर का, दैट इज डायमेंशन कितना है? m1l minus 1 t minus 2, m1l minus 1 t minus 2, that is the dimensional formula for pressure. So this is all about what? Pressure. इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ क्या होता है? We are going to discuss about the Pascal's law. जब हम पास्कल्स लॉ की बात करते हैं, पास्कल लॉ, pressure is exerted equally in all directions. Pressure is exerted equally in all directions at any point in a fluid at rest. At any point in a fluid at rest. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, और इसके रिलेटेड हम लोग यहां पे बताएंगे कि पास्कल्स लॉ किस किस फ्लूइड में वैलिड होता है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है,
सपोज दिस इज द फ्लूइड इन द कंटेनर दैट वी हैव। अगर एक फ्लूइड रेस्ट में है, अभी हम बात कर रहे हैं रियल फ्लूइड की, आप अभी रियल फ्लूइड कंसीडर कर लो। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है, रियल फ्लूइड में अगर हम फ्लूइड को रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं कंसीडर, रेस्ट में, और अगर एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, दिस इज द पॉइंट वी आर कंसीडरिंग, तो इस पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर जो है हर डायरेक्शन से दैट विल बी इक्वल। तो अगर यहां पे अगर हम सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो यहां पे क्या होगा, हर किसी डायरेक्शन से जो प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल्स लॉ, कि एक फ्लूइड, अगर एक रियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड हमने पहले ही बताया आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड अगर है, उस रियल फ्लूइड में क्या होता है, अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है फ्रॉम द ऑल डायरेक्शंस दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी इक्वल। सो P of x is equal to P of y is equal to P of z. So pressure intensity from the x-axis is equal to pressure intensity from the y-axis is equal to pressure intensity from the z-axis. अब जब हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं, ये कहां वैलिड होता है पास्कल्स लॉ, देखिए सबसे पहली बात जो हमने अभी बताई है, तो पास्कल्स लॉ वैलिड होने के लिए क्या होनी, एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, टाउ जो है ना, शियर स्ट्रेस जीरो के बराबर होना चाहिए इन द फ्लूइड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। किसी भी फ्लूइड में अगर टाउ किसके बराबर है, टाउ इज इक्वल टू जीरो, दैट इज शियर स्ट्रेस, जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, सो इट वाज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस कंडीशन में पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पास्कल्स लॉ वहां पे वैलिड होगा, उस फ्लूइड में वैलिड होगा जहां पे टाउ जो है दैट इज शियर स्ट्रेस, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टाउ, कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, we have already discussed in the Newton's law of viscosity that shear stress is directly proportional to the shear strain or velocity gradient. This is velocity gradient du upon dy, and this is the coefficient of constant of proportionality, and it is viscosity, that is dynamic viscosity mu. अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे वैलिडिटी की, सपोज फर्स्ट आई विल टेक आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, इसको हम रेस्ट में भी लेते हैं, इसको हम मोशन में भी लेते हैं। अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात करता हूं, इफ द आइडियल फ्लूइड इज एट रेस्ट, उस टाइम पे क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात, जो आइडियल फ्लूइड की जो कंडीशन है, उसमें सबसे पहली बात यही है कि उसमें म्यू जो है, व्हाट इज म्यू, दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी, दिस डायनामिक विस्कोसिटी इन द आइडियल फ्लूइड इज जीरो, वेदर इट इज इन द फ्लोइंग कंडीशन और इट इज इन द रेस्ट कंडीशन। ये जो म्यू है, ये जो डायनामिक विस्कोसिटी इन द आइडियल फ्लूइड है, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो अगर आप टाउ यहां पे निकालोगे, टाउ विल बी, इट विल बी जीरो इंटू डी अपॉन डी वाई, सो इट विल बी जीरो। हियर आल्सो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, पास्कल्स लॉ जो है वो यहां पे वैलिड होगा, पास्कल्स लॉ विल बी वैलिड इन द आइडियल फ्लूइड, इन द ideal both in the rest condition as well as the fluid motion condition, flowing condition। क्यों, क्योंकि उसका म्यू जो है, उसका डायनामिक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो है वो जीरो के बराबर है, उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस जो बनेगा वहां पे दैट विल बी जीरो, दैट विल बी व्हाट, जीरो। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे किसकी, रियल फ्लूइड्स की, इफ वी टॉक अबाउट द रियल फ्लूइड्स, सबसे पहली बात, रियल फ्लूइड को यहां पे एक चीज है, म्यू जो है, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो के बराबर नहीं होता। अब यहां पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज रेस्ट एंड सेकंड कंडीशन इज मोशन। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, रेस्ट एंड सेकंड कंडीशन इज मोशन। अगर मैं इसकी बात करता हूं रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, टाउ जो है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। देखिए अगर रेस्ट में है, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू तो जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी है, यू है,
यू, म्यू नहीं, दिस इज म्यू, जो यू है दैट इज जीरो। फर्स्ट जो है रेस्ट कंडीशन में जो वेलोसिटी जो है फ्लूइड की, यहां पर भी वेलोसिटी भी कितने जीरो की थी, तो जब u ही जीरो के बराबर है, सो टाउ किसके बराबर होगा, टाउ इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर पास्कल्स लॉ जो है इट विल बी वैलिड फॉर द रियल फ्लूइड्स इन द रेस्ट कंडीशन। अब मोशन की बात करते हैं। मोशन की बात क्या है, मोशन में अगर रिजिड बॉडी मोशन है, यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मोशन में अगर रिजिड बॉडी मोशन है, रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है, रिजिड बॉडी मोशन में अगर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड जो है उनकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, देयर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, तो उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो du है, चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। बट दिस इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज रियल फ्लूइड्स में पहली विस्कोसिटी जो होती है, जब विस्कोसिटी होती है देयर विल बी डिक्रीज इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। लेकिन अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिजिड बॉडी मोशन है, कि मतलब क्या है कि जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड है उनकी जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, तो उसमें क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। तो इस कंडीशन में भी टाउ किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसमें भी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। यहां पे ये जरूरी समझना है कि मोशन में तभी पॉसिबल है पास्कल्स लॉ वैलिड होना अगर रियल फ्लूइड की जो मोशन है दैट इज रिजिड बॉडी मोशन। It is rigid body motion. What is rigid body motion? It is the type of motion in which the different layers of the fluid have this uniform velocity. So du is equal to zero. There will be no change in the velocity with respect to the what? With respect to the depth. So du upon dy, this is velocity gradient, it will be zero. When the velocity gradient is zero, shear stress is equal to zero. उसका velocity जो profile है, velocity distribution जो है वो किस तरह, it will be rectangular. लेकिन अगर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो प्रैक्टिकली होता है, सो उसमें क्या होगा, उसमें टाउ जो है, टाउ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज उसमें विस्कोसिटी भी होगी, डायनेमिक विस्कोसिटी भी होगी, एंड ऑल्सो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी सम वेलोसिटी ग्रेडियंट, देयर विल बी सम du अपॉन dy, सो टाउ डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो पास्कल्स लॉ जो है इट वोंट बी वैलिड इन व्हाट, इन रियल फ्लूइड्स इन द मोशन कंडीशन इन नॉन यूनिफॉर्म। ये तो बड़ा ही, दिस इज वेरी रियर, ये बहुत रियर कंडीशन है। ज्यादातर क्या होता है, सबसे ज्यादातर हमारे पास जो रियल फ्लूइड्स है जब वो मोशन में होते हैं पास्कल्स लॉ उनमें वैलिड ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि शियर स्ट्रेस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इन दोस फ्लूइड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी फ्लूइड है, किसी भी पॉइंट पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं प्रेशर, तो उस प्रेशर में अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो उसमें क्या होगा, द प्रेशर इंटेंसिटी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस विल बी सेम। एंड कंडीशन क्या है, वैलिड कहां कहां पे वैलिड होता है, अगर आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो रेस्ट और मोशन में दोनों जगह पे ये फॉलो करता है, और अगर रियल फ्लूइड्स की बात करते हैं तो रेस्ट कंडीशन में तो ये फॉलो करता है, मोशन कंडीशन में कहां पे फॉलो करेगा, रिजिड बॉडी मोशन में, और बाकी पे ये फॉलो नहीं करेगा। दिस वॉज अबाउट व्हाट, दिस वॉज अबाउट पास्कल्स लॉ। अगर हम अब बात करेंगे हाइड्रोस्टेटिक लॉ की, व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक लॉ? हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोलता है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट rate of change of pressure in vertical direction is equal to the
is equal to the weight density of fluid at that point. Rate of change of pressure in vertical direction is equal to the weight density of fluid at that point. यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे. देखिए फिर से यहां पे हम लोग एक कंटेनर लेंगे एंड वी सपोज दिस इज द फ्लूइड इन द कंटेनर. And I will take suppose 2 to 3 points here. One is this point, another is this point, and another is this one. And I have to determine pressure at this point. Suppose this is P1, this is P2, and this is P3. So यहां पे आपको समझना है कि if this is the what, this is the top surface, and यहां पे ये atmospheric pressure है यहां पर. अब pressure intensity according to the hydrostatic law, rate of change of pressure जो change हो रहा है in the vertical direction, किस direction में? Vertical direction में. First we have to determine P1, then we have to determine P2, and then we have to determine P3. So it states that rate of change of pressure in a vertical direction is equal to the weight density of fluid at that point. ये क्या बोल रहा है कि अगर मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, प्रेशर की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, प्रेशर की वेरिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, इट विल बी इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट. सो यहां पे जो P1 जो है, P1 किसके बराबर होगा? P1 विल बी P1 अपॉन यहां पर यहां तक कितनी डेप्थ है, इट विल बी Z1. P1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू, इट इज वेट डेंसिटी. Similarly, P2 upon Z2 is equal to weight density. Similarly, P3 upon Z3 is equal to weight density. This is the definition of, this is the statement of hydrostatic law. That means change of pressure in a vertical direction, rate of change of pressure with respect to the depth कितनी है वहां पे, is equal to the weight density of the fluid at that point. उस पॉइंट पे कितनी weight density है उसके बराबर है. हम यहां पे इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे. देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं dp अपॉन dz, इसको हम z ले रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट, गामा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक लॉ. दैट मींस चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट. देखिए आई विल टेक सपोज, इफ आई टेक one container here and I will try to prove this, dp upon dz is equal to gamma. अब देखिए, this is the container that I have. I will take a small element. First of all, this is the top surface of the fluid. एक small element of the fluid यहां पे मैं consider कर रहा हूं. ठीक है, this is a small element of the fluid. अगर ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड है, इफ दिस इज dA, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट, एंड अगर टॉप सरफेस से यहां तक दिस इज Z, टॉप सरफेस से जो यहां तक जो इस एलिमेंट तक जो हाइट है, डेप्थ है, वो Z के बराबर है. एंड इफ दिस इज dZ, हाइट ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. अब देखिए यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर टॉप सरफेस जो फोर्स लग रहा है दैट इज P, प्रेशर जो लग रहा है, दिस इज प्रेशर P. अब क्या होगा बॉटम सरफेस पे, क्या होगा? ऑब्वियसली बॉटम सरफेस पे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल डेप्थ dz देयर विल बी मोर फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन द बॉटम पोर्शन. वो कितना होगा? फर्स्ट इज P तो ऑलरेडी लग रहा होगा, प्लस इस डेप्थ की वजह से कितना वेरिएशन ऑफ प्रेशर हो रहा होगा यहां पे, दैट विल बी del P अपॉन
del z into dz, del p अपॉन del z into dz। ओके, अब देखिए यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर। हमने पहले ही बताया प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मुझे प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करना है, इफ आई हैव टू फाइंड प्रेशर फोर्स, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई प्रेशर बाय एरिया। सो इसी तरह दिस इज द प्रेशर एट द टॉप सरफेस, दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम सरफेस। अगर मैं यहां से मुझे प्रेशर फोर्स निकालना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, डीए। सो टॉप सरफेस जो प्रेशर फोर्स जो लग रहा है दैट इज पीडीए, एंड सिमिलरली बॉटम सरफेस पे जो लग रहा है इसको मल्टीपल करेंगे डीए, बिकॉज दिस इज द प्रेशर एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाय द एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इट विल बिकम प्रेशर फोर्स। तो टॉप सरफेस में लग रहा है अपना पीडीए एंड बॉटम सरफेस में क्या लग रहा है, P plus del P upon del Z into dz into dA. These are the two forces that are acting on the top and the bottom. और यहां से भी कुछ फोर्स लग रहे हैं और यहां से भी कुछ फोर्स लग रहे हैं। अब चूंकि इनकी डेप्थ सेम है तो और इनका डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। इफ दिस इज एक्टिंग along x axis, this is acting along minus x axis, नेगेटिव डायरेक्शन। सो इनका जो नेट है यहां पे वो जीरो के बराबर हो जाएगा। एक तो ये दो फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं एंड वन मोर फोर्स दैट इज द सेल्फ वेट ऑफ दिस, इसका जो सेल्फ वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो तीन फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं, सेल्फ वेट भी हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे फर्स्ट फोर्स जो लग रहा है यहां पे दैट इज पी डी ए, दिस इज द फर्स्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट। सेकेंड फोर्स जो यहां पे लग रहा है दैट इज P प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए, दिस इज सेकेंड फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉटम। अब थर्ड फोर्स जो है दैट इज सेल्फ वेट, वेट हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर इस फ्लूइड एलिमेंट की डेंसिटी रो है, कितनी है, रो, अगर रो को मैं मल्टीपल कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसको मल्टीपल करूंगा डीए इंटू डी जेड, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। देखिए रो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नो डाउट। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीपल करेंगे इंटू व्हाट इज डीए इंटू डी जेड, दिस इज द एरिया इंटू द डेप्थ। ये एलिमेंट जो है ऐसे है, दिस इज द डीए and this is what, this is z, when we multiply area by z it will become volume। अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, what is mass into acceleration due to gravity, that is self weight W। so if I have to write self weight, if I have to write weight of the fluid element, so I can write mass density into acceleration due to gravity into dA into dz। so this is the third force that is acting downwards। थर्ड फोर्स कौन सा है यहां पे, रो जी डी ए डी जेड। अब देखिए इसमें ये वाला डाउनवर्ड्स है, ये वाला डाउनवर्ड्स है, ये वाला अपवर्ड्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा यहां पे, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, इफ आई अज्यूम कि ये जो एलिमेंट है फ्लूइड एलिमेंट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दिस इज इन द रेस्ट पोजीशन, तो इन तीनों का जो समेशन है, इन तीनों का जो नेट फोर्स है दैट विल बी जीरो। सो पीडीए दिस इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स हम लोग यहां पे पॉजिटिव लेंगे, अगर इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इनको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इट्स अप टू यू। सो पीडीए माइनस पी प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए प्लस रो जी डी ए डी जेड इज इक्वल टू जीरो। नाउ पी डी ए माइनस इंटू पी इज माइनस पी और मल्टीपल क्या है डी ए, पी इंटू डी ए इज पी डी ए माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड डी जेड एंड डी ए प्लस रो जी डी ए डी जेड इज इक्वल टू जीरो। दिस विल कैंसिल आउट। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव एंड दिस इज माइनस, ओके,
ये क्या बनेगा, डेल पी अपॉन डेल जेड डी जेड डी ए इज इक्वल टू माइनस रो जी डी ए डी जेड, डी ए डी जेड, डी ए डी जेड कैंसिल हो जाएगा. सो डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू minus what is rho g, this is gamma. So this was the statement according to what, hydrostatic law, के जो प्रेशर वेरिएशन है with respect to the depth at any point that is equal to the self weight of the fluid at that point. So dp upon dz is equal to what, that is minus w minus gamma is rho g, mass density into acceleration due to gravity. We have already discussed in the previous lecture. आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह ये आता है, चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ. नाउ इफ आई फाइंड द वेरिएशन ऑफ द फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ, वेरिएशन क्या होगी. देखिए अब हमको समझ में आ गया कि P अपॉन जेड इज इक्वल टू गामा. सो P किसके बराबर है, गामा इंटू जेड. तो प्रेशर जो है ये लीनियरली वेरी करता है किस पे, डेप्थ पे. तो एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. तो जब डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और इसकी वेरिएशन इस तरह होगी, इफ दिस इज पी एटमॉस्फेरिक अलोंग दिस ट्रायंगुलर शेप में, जितना जितना ज्यादा डेप्थ इंक्रीज होगा, दिस इज जेड, उतना उतना यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, गामा जेड. अगर ये वाला सपोज Z1 है यहां तक, इस पॉइंट पे क्या होगा, गामा Z1. इफ दिस इज Z2 टिल दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, गामा Z2. सो दिस इज द प्रेशर वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ. इट इज वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ इज ट्रायंगुलर और लीनियर. आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें यहां पे है. और एक और चीज जो यहां पे है, this Z, that is P upon gamma, this is called as pressure head. Z is called as pressure head, P upon gamma और P upon rho g. आई होप कि आपको समझ में आ गया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं डिस्कस गेज प्रेशर और these types of different types of pressures, and another 2 lectures it will take to complete this whole chapter. Thank you. Have a nice day.